हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी, आपका मेंटर, आपका एजुकेटर, आपका भाई, आपका दोस्त, और स्वागत करता हूं आपका एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन वन शॉट। जी हाँ, इस एक वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, और आपको ये देखना है कि आपको कितने फॉर्मूला सारे चैप्टर के लर्न हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं और अब बारी है फिजिकल केमिस्ट्री को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान ही रहे हो कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल्स तो आने हैं। अब न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम एक बार रिमाइंड करने वाले हैं और आपको भी रिमाइंड करवाने वाले हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होने वाला है, कैसे यूज होने वाला है। ठीक है, तो बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। सारे फॉर्मूले भाई बेसिक नीड आपको लेके बैठनी है। सारे फॉर्मूला जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा आपको भी रिवाइज करने के लिए अपने मेरे साथ लिखते जाना है, उसे रिवाइज करना है, पढ़ना है, और उसके साथ साथ बस लास्ट में इतनी बात कहनी है कि जिंदगी की उलझने हम सुलझा लेंगे, आप जरा अपनी जुल्फ तो सुलझाइए। एक बात कहनी है आपसे, जरा इधर तो आइए। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बनकर जाएगा, काफिला खुद बनकर जाएगा। तो बस पहल करनी है आपको, ठीक है, पहल कर दीजिए। अभी टाइम है, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। अभी ये सोच के मत चलिए कि अरे कर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक। तो पहल करिए, नई सुबह की शुरुआत आज ही से करिए और स्टार्ट हो जाइए एकदम एनर्जी के साथ। 12th केमिस्ट्री पूरी ख़त्म करिए, 12th फिजिक्स पूरी ख़त्म करिए, 12th का पूरा कोर्स ख़त्म करिए। उसके बाद रिवीजन पे लग जाइए और नंबर लाइए 95-98%। मज़ा आ जाएगा। काफिला आपको देखकर खुद ब खुद बनकर आएगा। समझ गए ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आज की इस वीडियो की हमारी ये जर्नी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर सॉल्यूशन से कुछ फॉर्मूला, फिर धीरे धीरे करते हुए नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। जहाँ भी चैप्टर एंड होगा मैं बताते रहूँगा, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते ही मैं बताते रहूँगा ये फॉर्मूला कहाँ का है। वैसे तो आप जान ही जाएंगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, अब कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन से हैं भाई? मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज है, तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है आपका मास बाई मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं भाई, जो भी सोल्यूशन सॉल्वेंट होगा, जो यहाँ पे हमने क्या किया है, सोल्यूशन में ऐड किया है, उसका मास ऑफ सॉल्यूशन रख लेते हैं और 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 10m/m%, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट किसमें डिजोल्व है भाई? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन, किसमें? डिजोल्व इन, ठीक है। अगर सॉल्वेंट सोल्यूशन के टर्म में लिख रहे हो तो आप बोलोगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्वेंट के टर्म में लिख रहे हो तो आप बोलोगे 90 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्वेंट। समझ में आया? क्योंकि भाई मास नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो 90 ग्राम का सॉल्वेंट, 10 ग्राम का सोल्यूट, तभी तो मिलके 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाएंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। वैसे ही मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब वाटर आपने लिया, मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, वॉल्यूम चेंज करेगा नहीं, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। समझ में? क्लियर हुई? ये कंसंट्रेशन निकालने के टर्म्स हैं,
ठीक, उसके आगे चलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है भाई कि अगर दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे में मिक्स किया जा रहा है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे वही मास बाई मास परसेंटेज वाली कंडीशन आती है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 10 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10, ठीक है, 10 ml ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 10 ml ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 100 g नहीं होगा, 100 ml होगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर यहीं पे मैं 100 यहाँ सोल्यूशन नहीं लेता, यहाँ सॉल्वेंट लेता, तो मैं लिखता 90 ml ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि भाई वॉल्यूम भी वही तो आएगा, 90 ml में 10 ml ऐड करोगे तो भी तो 100 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा, 100 ml का सोल्यूशन बनेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। ये किसके लिए होता है, जब बहुत छोटी क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। यहाँ पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि एक मिलियन में कोई एक दो पार्ट प्रेजेंट है किसी सोल्यूट का, तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे एयर में गैस के एयर जो है उसमें कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, वो पार्ट्स पर मिलियन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, वो यहाँ से कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ppm से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया। उसके साथ साथ यहीं पे इसी कंसंट्रेशन टर्म के साथ ही एक और आता है जिसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, तो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है अगर दो अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट A + B मिला के हमने एक सोल्यूशन बनाया है मान लीजिए, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक किसका निकाला, कंपोनेंट का निकाला जाता है, सिंगल हम कंपोनेंट का निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमें A का निकालना है, A का मोल फ्रैक्शन निकाला है, तो A का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट थे A और B, और इनको मिला के सोल्यूशन बनाया गया। अब A का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो A का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को ऊपर रख दीजिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दैट इज नंबर, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दीजिए और नीचे क्या रख देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसमें, सोल्यूशन में, कि उसका कितना फ्रैक्शन, मोल्स में कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का एक और फॉर्मूला होता है, काई A प्लस, ठीक है, प्लस काई B, ठीक, इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अगर किसी सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो या फिर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। समझ में क्लियर हुई, आगे बढ़े। देन आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म जो कि हम सोल्यूशन के लिए निकालते हैं, और ये मोलैरिटी डिफाइन कैसे की जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला एक और होता है, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है। ml में जब दिया होगा, यहाँ पे लीटर्स में दिया है, उसको हमने ml में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 1000 से डिवाइड किया। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। और मोलैरिटी की जो यूनिट होती है ये कितनी होती है भाई, मोल पर लीटर, कितनी होती है, मोल पर लीटर होती है इसकी यूनिट, याद रखिएगा, ठीक है। यूनिट्स भी आपके लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसको। और उसके साथ साथ मैंने बताया था ऑन डाइल्यूशन के केस में, ठीक है, जब डाइल्यूशन करते हैं तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, M1V1, ठीक है, इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। मिक्सिंग का कुछ फॉर्मूला बताया था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मिक्सिंग का कुछ फॉर्मूला बताए थे, ऑन मिक्सिंग करने पे, ठीक है, मिक्सिंग करने पे भी फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे M1V1, ठीक है, इनको मिला के और M2V2 इनको मिला के हम क्या कर रहे हैं,
एक मिक्सिंग कर रहे हैं इन दोनों सॉल्यूशंस को, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स, अलग अलग कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम वाले इनको ऐड करने हैं। ऐड करने पे जो हमारा मोलैरिटी आती है, फाइनल मोलैरिटी, वो हो जाती है m, मान लीजिए हम M3 मान ले रहे हैं उसको, तो M3 V1 प्लस V2 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ V1 और V2 आपको पता ही है, तो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम है, ठीक है, ये पता है, तो मोलैरिटी आपको निकालनी है फाइनल सॉल्यूशन की, तो V1 टू V2 को इधर भेज दीजिए, मोलर इन सब की वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, मोलैरिटी आपको मिल जाएगी। समझ में क्लियर हुई? आगे बढ़े। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, इनका चचेरा भाई नॉर्मेलिटी। किसका चचेरा भाई? मोलैरिटी का चचेरा भाई, ठीक है। मोलैरिटी का सगा भाई मोलैलिटी होता है, ठीक है। अभी यही मोलैलिटी भी बताएंगे। अब ये भी मोलैरिटी की तरह होता है, बस डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। वहाँ नंबर ऑफ मोल्स थे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन ये होती है नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व हुए हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। जो गिवन मास ऑफ सोल्यूट होगा वो अपॉन इक्विवेलेंट मास, अपॉन क्या होता है? इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, ठीक। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं भाई? मास ऑफ सोल्यूट तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, ठीक है, मास इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास, ठीक है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो, ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होती है? वैलेंसी फैक्टर होता है, बताया गया है ना, वैलेंसी फैक्टर होता है कितने आयंस, ठीक है, कितना चार्ज आ रहा है उनके डिसोसिएशन पे, ठीक है, तो वही वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और वैलेंसी फैक्टर से जब हम मोलर मास को डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास मिलेगा। इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं मास ऑफ सोल्यूट में, तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। यही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व हैं, ये नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इस नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर, समझ में? ठीक है। उसी के साथ नेक्स्ट हम आते हैं हेनरीज लॉ, लेकिन यहाँ मोलैलिटी भी एक आती है। तो मोलैलिटी क्या होती है? बस वहाँ पे सोल्यूशन की बात नहीं करते, हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर मैं बता दे रहा हूँ, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ, ठीक है, सोल्यूट डिजॉल्व इन किसमें डिजॉल्व होते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट में या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आप 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजॉल्व हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हैं, ये बताता है कौन? मोलैलिटी बताता है। मोलैलिटी भाई है किसका? मोलैरिटी का, और इसको रिप्रेजेंट स्मॉल m से करते हैं। किससे मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर केजी। कितनी होती है? मोल पर केजी। 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हैं, ये बताता है मोलैलिटी, ठीक है। ये भाई है मोलैरिटी का, छोटा भाई है, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या है? चचेरा या बड़े पापा का लड़का है, ठीक है। फिर आते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है भाई? हेनरीज लॉ में यही सीधा उसका कॉन्सेप्ट था, उनका कॉन्सेप्ट था कि जो भी प्रेशर होगा, ठीक है, जो गैस पे आप प्रेशर लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है, कि कितना मोल फ्रैक्शन या कितने मोल फ्रैक्शन उसके डिजॉल्व हुए हैं, ठीक है, कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी हुई है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? मोल फ्रैक्शन से। और जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम KH कहते हैं या हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये KH की वैल्यू डिपेंड करते हैं। और x क्या है? ये काई क्या है? इसको काई बोला जाता है। x जो x की तरह दिख रहा है इसको काई बोलते हैं। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, यानी सोल्यूट यहाँ पे कौन है? गैस है, ठीक है। और अगर यहाँ पे KH की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। भाई यहाँ मल्टीप्लाई है ना, ठीक, तो प्रेशर आपने अप्लाई किया, अब प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पे KH की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा। तो ये था हेनरी लॉ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जहाँ पे प्रेशर अप्लाइड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट की, ठीक है। फिर आते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है?
राउल्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये कहता है कि जितना भी पार्शियल प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो उसके एक्चुअल यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसे कंटेनर है जिसमें हमने वाटर ले लिया, अब इसमें हमने सोल्यूट डिजोल्व किया, ठीक है। अब सोल्यूट जब डिजोल्व कर रहे हो तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कैसा भी आप सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, चाहे वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल हो, हमने बताया था क्लास में अच्छे से, मैंने ये चीज़ समझाई थी कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ पे ये राउल्स लॉ कहता है कि जो भी किसी भी कंपोनेंट, कोई भी लिक्विड है, उसका जो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ठीक, प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। कितना वो कितना डिजॉल्व हुआ है उसमें, सोल्यूट डिजॉल्व हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब दो लिक्विड्स हैं, अलग अलग लिक्विड्स हैं, ठीक है, और दोनों को आपने मिक्स कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हो, उनको क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हीट करने पे आप वही चीज़ राउल्स लॉ बता रहा है, ठीक, कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर का यहाँ क्या हटाते हैं, पार्शियल प्रेशर नहीं, यहाँ वेपर प्रेशर की बात की जा रही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी मोल फ्रैक्शन के, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये P1 नॉट यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये P1 नॉट क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ, ठीक है, वेपर प्रेशर इन देयर प्योर फॉर्म, ठीक है, लिक्विड के प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो P1 नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे P2 नॉट, ठीक है। फिर डाल्टन सर ने क्या दिया था, डाल्टन सर ने बताया था कि टोटल प्रेशर हमेशा उनके इंटीग्रल सम के इक्वल होता है। डायरेक्टली अगर उनको सम कर दिया जाए, सिंपली सम कर दिया जाए, तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, P1 P2 को यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे एक इक्वेशन आती है, और वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम। अगर आपको केवल एक मोल फ्रैक्शन पता है तो वो डेरिवेशन करवाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद इन वेपर फेज में अगर देखना चाहें, वेपर फेज में अगर निकालना चाहें मोल फ्रैक्शन, उसका कितना वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वो भी निकाला जा सकता है। वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू Y1, ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू P टोटल, कितना टोटल प्रेशर अप्लाई किया गया है, पार्शियल, और वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इनटू PT। ये किस में है, ये है वेपर फेज में, ठीक है। वेपर फेज में उनका वेपर प्रेशर कितना अप्लाई उन पे हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके आगे आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उससे पहले भी आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन आते हैं। आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा भाई, वहाँ पे राउल्स लॉ फॉलो होता है, यानी वहाँ पे जो अभी फॉर्मूला ये बताया है पीछे, ये फॉलो होगा और यही फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे जगह भी है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो चीज़ें आती हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक आता है पॉजिटिव, ठीक है, डेविएशन, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव डेविएशन। समझ में आ रही है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन क्या है भाई, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में होगा कि जो भी पॉजिटिव डेविएशन में मतलब कि जो वेपर प्रेशर, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, राउल्स लॉ के हिसाब से उससे और ज़्यादा वेपर प्रेशर आता है, ठीक है। और निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड था उससे कम वेपर प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। और इस केस में पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे निगेटिव डेविएशन हो, इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होता है ये 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की एंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, एंथैल्पी नहीं, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है मिक्सिंग का, वो भी 0 के इक्वल नहीं होता है। मतलब जब आप मिक्सिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आएंगे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी, ठीक है, ये एंट्रोपी भी पॉजिटिव शो करती है, यानी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है इनके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, फॉर
नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से, और निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो लेसर होगा 0 से। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं और इन टर्म्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके के हैं, 4 हैं, जिसमें से पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग होती है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है, और उसी रिलेटिव लोअरिंग को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में किस तरह उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट। P1 नॉट क्या है, प्योर लिक्विड के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ठीक है, माइनस जब हमने उसमें सोल्यूट डिसॉल्व किया तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, अपॉन उसका ये भाई ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब हमने प्योरेस्ट फॉर्म से डिवाइड कर दिया तो वो हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अभी मोल फ्रैक्शन बताया ये कि N2 अपॉन जो भी कंपोनेंट है उसका मोल ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और ये अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सोल्यूशन में यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है N2 अपॉन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सोल्यूट की मात्रा यानी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत लेसर होंगे, और इसलिए हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के आगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के आगे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, और इसी फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, फिर आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि एलिवेशन, जब भी आप सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करोगे, ठीक है, तो सोल्यूट के ऐड करने से उनकी उस सॉल्वेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट थी पहले, उससे अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है, और इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। केबी क्या है, एबल्सकोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई एम। ठीक है, एम क्या है, मोलालिटी। ठीक है, ये डायरेक्टली जो एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसे आता है, डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, और ये मोलालिटी का ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तब यहाँ पे केबी आता है। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अगर मोलालिटी का फॉर्मूला यहाँ पे रख दें, जो वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन और भी किसमें, ग्राम में रखा जाएगा। ठीक है, सॉरी, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं, हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ मोलालिटी का केस जब आएगा तो यहाँ पे मास ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, इसको आप मिटा सकते हैं। वेट अ मिनट, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब डेल्टा टीबी क्या है, वही टीबी नॉट माइनस टीबी, सॉरी टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो जब आप उसमें सोल्यूट मिला रहे हो तब उसके बाद उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जा रही है ना, तो जो इंक्रीज वाला होगा, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू, ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म। तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये डेल्टा टीबी यानी इसको कितना एलिवेशन, कितना बढ़ोतरी हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वल होगा केबी की वैल्यू आपको दी होती है, नहीं तो केबी की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं। केबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इज इक्वल टू, भाई बताइए, केबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना ही है। अपनी कॉपी में अगर लिखे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा हिंट में दे रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे टीबी का स्क्वायर आता है, ठीक है, डेल्टा एच एंथैल्पी आती है, कुछ आता है, हाँ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है,
हाँ, नहीं याद आ रहा है? आर की वैल्यू आती है, आर गैस कांस्टेंट आता है, याद आ रहा है अब कुछ? ठीक है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, केबी की वैल्यू लिखिएगा, ये फॉर्मूला बताया हुआ है केबी का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू होगा के एफ मल्टीप्लाई मोलालिटी, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, के एफ मल्टीप्लाई मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एमएस लिख देते हैं इसको, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, ग्राम्स में, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया हुआ है ना, तो यहाँ पे ग्राम्स में है। अच्छा, ये 1000 से डिवाइड करके हमेशा ग्राम में क्यों मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ? इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि जनरली केमिस्ट्री में जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ग्राम्स में वैल्यू, छोटी क्वांटिटी में वैल्यू दी रहती है, बड़ी क्वांटिटी में वैल्यू कभी आपको दी ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप बड़ी क्वांटिटी में कभी क्वेश्चन फॉर्मूला भी मत यूज़ किया करिए, हमेशा उसको छोटी क्वांटिटी में रख के ही यूज़ करिए। समझ में आया? क्लियर हुई? उसके बाद यहाँ पे टीवी क्या है, टीएफ कैसे निकालेंगे? तो टीएफ निकालते हैं, टीएफ नॉट, ठीक है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब आपने कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिया, उसमें उसका सॉल्यूशन बनाया नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके, तो नॉन वोलेटाइल जनरली हम यूज़ करते हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे कमी आ जाती है। तो भाई प्योर जो फॉर्म था उसकी फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा थी, अब आपने सोल्यूशन के फॉर्म में जब लाया तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, इसलिए डिफरेंस टी एफ नॉट माइनस, यानी प्योर फॉर्म माइनस सोल्यूशन का होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डेल्टा टी एफ की वैल्यू यही होती है, और के एफ, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, वेट ऑफ सोल्यूट 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हैं ये टर्म्स, और इन टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला क्या करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि हमें यूज करनी है। यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इज इक्वल टू होता है CRT, ठीक है, CRT या MRT भी लिखते हैं, यहाँ पे C है वही मोलैरिटी, ठीक है, C मोलैरिटी है, लेकिन मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी है, ठीक है। R क्या है? गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे ये हम जो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोटिक प्रेशर की पूरी प्रोसेस, ऑस्मोसिस की पूरी प्रोसेस हम जब करा रहे हैं, तो उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर बताता है। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये CRT, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आपके लिए क्वेश्चन है, पाई 1 पाई 2 के इक्वल कब होगा? कौन सा केस होता है ये? ठीक है, ये कौन सा केस होता है आप बताएंगे, जल्दी से बताइएगा, यहीं कमेंट करके तुरंत बताना है। ठीक है, ठीक, समझ में आया? क्लियर हुई? आगे बढ़े। नेक्स्ट है वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर दैट इज आई, ठीक है। अब आई जो है, आई जो टर्म है, ये इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो आई कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आई का सबसे पहले डिफिनेशन क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, या एसोसिएशन, ठीक, अपॉन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, और एसोसिएशन। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है भाई? बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। या फिर आई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड CP। याद आ रहा है? कुछ
याद आ रहा है ना, ठीक है। और जब ये आई, ये सब किसके लिए लगता है भाई, ये सब हमेशा इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, क्योंकि आई टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सॉल्यूशन में जाते ही डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन एसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाते हैं, और तभी वहाँ पे लगाया जाता है आई फैक्टर, दैट इज वॉन हाफ फैक्टर। और इसकी वजह से हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, उन प्रॉपर्टीज़ का जो नया फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला भी हमने आपको लिख के बताया था कि नहीं, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेटिव लोअरिंग वो वाला फॉर्मूला था वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आई और N2 अपॉन N1, ठीक है, या IX1। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपके मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू आई, ठीक है। आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ठीक है। ऐसे उनके लिए नहीं है जो डिसोसिएट नहीं करते हैं या एसोसिएट नहीं करते, ये उन्हीं के लिए है जो डिसोसिएशन सोल्यूशन में जाते ही डिसोसिएशन और एसोसिएशन करते हैं। आई मल्टीप्लाई KB, ठीक है, मल्टीप्लाई M, ये नया फॉर्मूला बन जाता है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा I मल्टीप्लाई KF और फिर मल्टीप्लाई मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू IC, ठीक है, I मल्टीप्लाई C, ठीक है, C यानी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, ठीक है, इंटू R इंटू T, ठीक है। ये T क्या है, टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का नया फॉर्मूला, जो कि वॉन्ट हाफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करके जो बनता है, ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ये वॉन्ट हाफ फैक्टर क्यों आया था, डिसोसिएशन की वजह से। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? ये था आपका वॉन्ट हाफ फैक्टर, और उनसे रिलेटेड सारे जितने भी फॉर्मूला अब तक हमने पढ़े, ये सारे फॉर्मूला हमारे चैप्टर सोल्यूशन से रिलेटेड थे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड फॉर्मूला, जिसमें आता है सबसे पहला सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब सेल पोटेंशियल है भाई, हाँ, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बताया था, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल, बताइए जल्दी। ई सेल में होता है ई कैथोड माइनस, ठीक है, माइनस ई एनोड, लेकिन किसका, कौन सा, हमेशा यहाँ पे लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल यानी RP। समझ में, क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ई कैथोड माइनस ई एनोड तो लेंगे, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है ई सेल के निकालने के लिए, EMF ऑफ सेल निकालने के लिए। समझ में, ठीक है। अगर देखिए, ये समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ें, तो ये फॉर्मूला पहला हो जाता है। इसी के साथ इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं भाई, इसमें ये भी होता है, जैसे ई कैथोड है तो ई कैथोड क्या लिखते हैं, ई कैथोड को ई राइट भी लिखते हैं, ठीक है, माइनस ई, हाँ, ई लेफ्ट लिखेंगे, ठीक। ये भी रिडक्शन पे RP पे ही रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल पे ही रहेगा, ठीक है। किस पे रहेगा, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, याद है कि नहीं, कुछ मैंने बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल को हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, ठीक है, ठीक। IUPAC ने क्या कह रखा है, ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव लिख सकते हैं, ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव, ई लेफ्ट माइनस ई राइट, ठीक है, RP, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। और इसी पे अगर ई नॉट लगा देंगे, ई नॉट ऑफ सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड, ठीक है। और स्टैंडर्ड की कंडीशन क्या होती है भाई, स्टैंडर्ड की कंडीशन होती है 298 केल्विन, ठीक है, एक मोलर सोल्यूशन और 1 ATM प्रेशर, यही तो होता है, ठीक है, 1 ATM या 1 बार प्रेशर, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी इस कंडीशन को लगा के तब क्या किया गया है, EMF ऑफ सेल कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो उसको हम ई नॉट ऑफ सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है भाई, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा कि हम कैलकुलेट करते हैं एक
ठीक है, किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे क्या कैलकुलेट करते हैं, बताइए जल्दी, क्या कैलकुलेट करते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे, ठीक है, प्रेशर पे भी कर सकते हो, टेम्परेचर भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक, समझ में आया? तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालनी है तो आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हो। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल यानी स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, लॉग क्या लॉग क्यू भी लिखते हैं, ठीक है यार, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिखते हैं। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का मतलब यही होता है, क्यू का मतलब रिएक्शन कोशेंट होता है। रिएक्शन कोशेंट क्या निकालते हैं? हमेशा रिएक्शन कोशेंट होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं आप। एन क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। एफ क्या है? फेराडेज लॉ, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पे कितना चार्ज होता है, वही फेराडे कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 96500 कूलाम, ये होता है इसका, ठीक है। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच यू हैव टू फाइंड आउट EMF ऑफ द सेल, ठीक है। और ई नॉट ऑफ सेल आप जान ही रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी कितनी स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF ऑफ सेल क्या होगा, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मिली रहेगी, हर जगह हर क्वेश्चन में दी रहेगी। समझ में? इस नर्स्ट इक्वेशन से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? EMF ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे। भाई ई नॉट ऑफ सेल में कंसंट्रेशन फिक्स थी ना, ठीक है, फिक्स थी। कैसे फिक्स थी? मैं बोल रहा था कि 1 मोलर ही होना चाहिए, ठीक है, तो 1 मोलर के लिए निकाल रहे थे, लेकिन अभी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, किसी भी कंसंट्रेशन पे आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी से नर्स्ट इक्वेशन कैसे रिलेट करता है वो हमें देखना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी से नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन ऐसे आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस NFE ऑफ द सेल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक। और डेल्टा जी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा जी नॉट अगर लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस NFE नॉट, ठीक है, ई नॉट ऑफ द सेल हो जाता है, ठीक है। और अगर डेल्टा ये अगर हम क्या करें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा लें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आता है माइनस 2.303, देख ली 2.303 लॉग 2.303 RT लॉग KC, ठीक है। जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन? इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है। और किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? ई नॉट ऑफ सेल, सॉरी EMF ऑफ सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। EMF ऑफ सेल, ई नॉट नहीं, EMF ऑफ सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो Q होता है ये किसके इक्वल हो जाता है? KC के, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पे जो फॉर्मूला बनता है भाई, डेल्टा यही फॉर्मूला था, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, तो इसी फॉर्मूला से हमने निकाल लिया कि ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी और EMF ऑफ सेल के बीच का रिलेशन है, और इस फॉर्मूला का यूज, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आए? आगे बढ़े। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हो? तो कंडक्टिविटी क्या होती है भाई? कंडक्टिविटी को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, और G इज इक्वल टू होता है 1/R, दैट इज क्या? कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी 1/R नहीं होगा, 1 भाई कंडक्टेंस नहीं है, तो ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी हमेशा 1 क्या होगा? 1 ये होगा रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर रख दे रेजिस्टिविटी का, भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है।
ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फिजिक्स 10th क्लास में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी बताया है, ठीक है। और रो का फॉर्मूला यहीं से क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, रो का फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही रो की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r मल्टीप्लाई एल बाई ए, आएगा कि नहीं, ठीक है। 1/r नीचे आ जाएगा ना, 1/r को कहते हैं AC, वन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं कंडक्टेंस, दैट इज G, और ये L बाई ए दैट लेंथ बाई एरिया को कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। तो हमारा G, ठीक है, हमारी कंडक्टिविटी यानी कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज, यहाँ पे G लिख दिया भाई, हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिमाग पता नहीं कहाँ है, हैं दिमाग कहाँ है भाई, सर जी आपका दिमाग कहाँ है, सर पढ़ा रहे हो आप, देख लो। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट, ठीक है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट बताने की जरूरत है नहीं है ना भाई सेल कांस्टेंट आप जान ही रहे हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, यही L बाई ए का रेशियो, ठीक है। और L क्या है, लेंथ बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यह बन जाएगा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G दैट इज कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलारिटी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, सेम एज, बस वहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन बताइए, जल्दी बताइए भाई, आप करके दिखाएंगे रिलेशन करके लाएंगे, नहीं करके लाएंगे ना, अरे आप लोग महान है ना, महान है तो महान है इसीलिए तो, ठीक है, मुझे बताना पड़ रहा है। देखिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन x, ठीक है। ये होता है x क्या है, अब x में आप बताओगे x क्या है, x है वैलेंसी फैक्टर, x क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये रिलेशन होता है। यानी किसी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर या मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, बस वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुई, कोई दिक्कत। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, साइमन सेंटीमीटर पर मोल होगा ना, हाँ पर मोल होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, भाई नीचे ग्राम इक्विवेलेंट वाला ही तो है, ग्राम इक्विवेलेंट वाला ही तो है, नॉर्मेलिटी है। समझ में आ रही है बात, ये समझ में आया, नहीं आया, आगे बढ़े। फिर आता है हमारा सबसे प्यारा सा डी बाय हकल ऊन सागर इक्वेशन। डी बाय हकल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डी बाय, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो नाम क्या है, डी बाय नेम सर जी नाम, डी बाय हकल, ठीक है, ऊन सागर इक्वेशन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी। सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी सी क्या है, कंसंट्रेशन है, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है, और ये वैल्यू ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब आपने डाइल्यूशन एकदम इनफाइनाइट कर दिया है, ठीक है, कंसंट्रेशन 0 के लगभग हो गई है, ठीक है, तो उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस बनाते हैं, और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। समझ में, यही इक्वेशन, इसी इक्वेशन से आप क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ड्रॉ होती है, क्योंकि नीचे की तरफ हमने एक ग्राफ इसका रिप्रेजेंट किया है। ऑल ग्राफ्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का एक और वीडियो आपके लिए आएगा, जिसमें हम सारे फिजिकल केमिस्ट्री में जितने ग्राफ बने हैं सभी ग्राफ को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको यहाँ से लर्न करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन IIT JEE में जरूर पूछे जाते हैं,
ठीक है। IIT JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इस ओम सागर डायरेक्टली ये इक्वेशन ही दे देगा कि बताओ इसमें से dy हकल ओम सागर इक्वेशन कौन सा है, या फिर इससे रिलेटेड इसका ग्राफ पूछ लेगा, ठीक है। तो भाई देख ही रहे हो y = mx + c, स्ट्रेट लाइन तो बनना ही है, और निगेटिव स्लोप है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं कोलार्स लॉ पे। कोलार्स लॉ क्या कहता है भाई, तो कोलार्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रांग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसको जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो एक तो डिसोसिएट होगा, ठीक है, या फिर पानी में ना डालो, ऐसे देखो कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकालेंगे, क्या कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जैसे मान लो NaCl का निकालना है, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ये इक्वल होता है उनके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक है, उनके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, आपको लिखा जाता है ना कोलार्स लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उनके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के सम के बराबर होगी, ठीक है। और वही सम यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात, यानी किसी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप लीजिए, ठीक है, वो उसके सम के बराबर उनके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के सम के बराबर होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। समझ में? मान लो Mg, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ MgCl लिख दिया, Cl2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस 2 मल्टीप्लाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। जितना भी आयंस होंगे उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है तो भाई जाके पीछे देखिए, पूरा अच्छे से लेक्चर देखिए, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन कराने आए हैं तो रिवीजन ही कराएंगे, रिवीजन की तरह बताएंगे, पूरा ब्रॉड वे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उतना टाइम नहीं है। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे के 2 लॉज दिए गए थे। पहला लॉ क्या था? पहला ये था कि अगर कोई भी आपने पूरा इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस कराने में जितना मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना आप, ठीक है, उसमें करंट भेज रहे हो या कितना चार्जेस भेज रहे हो, ठीक है। तो ये एक यहाँ से फॉर्मूला बनता है M = Z × IT, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा था, Z × Q भी बनता है, ठीक है, M = Z × Q बनता है, और Q को हम क्या कर देते हैं, भाई Q को हम IT में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि I = यानी करंट = होता है Q/T, ठीक है। तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया है फॉर्मूला। दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर सेम करंट आप भेज रहे हो तो अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट भेज रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि मास डिपॉजिट, ठीक है, मास डिपॉजिट जो होगा A में, मान लो A में, उसका रेशियो और मास डिपॉजिट जो हो रहा है B में, ठीक है, उसका रेशियो इक्वल होगा किसके, इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B के, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ B के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला वहां से बनता है अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट, भाई कंडीशन यही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो हो रही है तब ये कंडीशन आई, समझ में आया, तब ये कंडीशन आएगी, क्योंकि Q से Q कट जाएगा, केवल इक्विवेलेंट मास बचेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ A डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, मतलब रेशियो इक्वल हो जाता है। समझ में आया? रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। समझ में आया? पल्ले पड़ा। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गई। अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? ROR, भाई
आर 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 नहीं, आर ओ आर इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन किसमें, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सॉरी, ये थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ा। देखिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मान लो A प्लस बी है, ठीक है, A प्लस बी है और इससे C बना रहा है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन ROR को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ROR को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि कैसे करते हैं भाई, हम बोलेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, इसको प्रोडक्ट के टर्म में भी लिखा जा सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में माइनस क्यों लगा है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, और यहाँ ये प्रोडक्ट है इसलिए इसके आगे प्लस लगा है, क्योंकि प्लस यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, क्लियर हुई, हो गया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है रेट लॉ। अब रेट लॉ आता है, तो रेट लॉ क्या कहता है कि इसके बीच में फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई हैं चैप्टर में, 1 बाय 1 करके पढ़ाई हुई हैं। आपको बस क्या करना है, जाके वीडियो देखनी है। अब वीडियो ना देख पाओ, चीज़ें ना समझ पाओ तो कैसे होगा भाई, हैं, वीडियो खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इतना ताम जाम है, यही सोच रहे होगे ना। अरे नहीं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का भी, जितने भी प्लेलिस्ट हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग बनाए हैं उसका भी लिंक है, अब जाके वहाँ से देखिए। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला ही बताऊँगा, हाँ, उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, टाइम कम है, आपको रिवाइज करना है ना। यहाँ पूरा ब्रॉड वे में पढ़ाने थोड़ी आया हूँ, समझ में आया, आगे बढ़ें। रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर x और y, जहाँ पे x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू B, और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे k आता है, जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे x क्या है भाई, x बोला, x और y को अगर मिला दें, x वैसे तो सिंगल x को अगर डिफाइन करना होगा तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A है, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, और अगर x और y को मिला दें तो ऐड कर दें तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, कितने ऑर्डर की वो रिएक्शन होगी, यानी कि डिपेंडेंसी कितनी होगी कंसंट्रेशन ऑफ दैट टर्म की रेट ऑफ रिएक्शन पे। समझ में आया, क्लियर हुई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है भाई, ये कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक, ये होता है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, या फिर इसी को क्या कर दिया गया है, के टी को इधर भेज दो, ठीक है, के टू ए को इधर लेते हो तो ए नॉट माइनस ए आ जाएगा, और टी के को हमने नीचे भेज दिया है, टी को नीचे भेज दिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, इस तरह से ये बन गया, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, और ये फॉर्मूला बन सकता है के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ठीक है, समझ में। यहाँ पे इस केस में कभी भी, इस केस में क्या होता है कि इस केस में अगर लिखा जाए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाए तो ये लिखाएगा कि R इज इक्वल टू के ए टू द पावर, यानी कंसंट्रेशन मान लो A था तो A की पावर, यानी रिएक्टेंट की पावर कुछ भी नहीं होगा, रिएक्टेंट के पावर जीरो होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली R इज इक्वल टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती हैं, ठीक है। यानी अगर आप ग्राफ भी बनाते हो, किसके बीच ग्राफ बनाओ,
किसके किसके बीच ग्राफ बनाए हम, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ बनाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहेगा, एक सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजिंग उसमें नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। किसमें चेंजिंग नहीं दिखेगी भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं दिखेगी, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं दिखेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म होगा और वो स्ट्रेट लाइन से वैसे ही सेम एज रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग रिएक्शन में जितनी स्पीड रहेगी उतना लास्ट तक रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया, क्लियर हुई? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है भाई, यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। LNP बताया था। LN क्या होता है भाई, LN जब लिखा रहेगा, LN का मतलब होता है लॉग में बेस E, ठीक है। और अगर डायरेक्टली लॉग लिखा है तो लॉग का मतलब होता है बेस 10, ठीक है। और हमेशा हम कैलकुलेशन किस में करते हैं, बेस 10 में करते हैं। किस में करते हैं, बेस 10 में करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा इक्वेशन आता है वो आता है LNP इक्वल टू, यानी P क्या है, वही रिएक्टेंट है, P कोई रिएक्टेंट था, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बना है, उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बनाया गया है। LNP इक्वल टू माइनस KT प्लस LN P नॉट। P नॉट क्या है, इनिशियल रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और P क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे T इक्वल टू, फिर यही इसी फॉर्मूले से जब भी हम LN को, ठीक है, LN को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं log 10 में, तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.303 log 10 आ जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, ठीक है। तो वहां से हमने फॉर्मूला निकाला T इक्वल टू, यानी टाइम इक्वल टू, ठीक है। एक और चीज पीछे भूल गई, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, अभी बता देता हूँ, इसी के साथ बता दूंगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है बन जाता है 2.303 अपॉन के, दैट इज रेट कांस्टेंट, लॉग P नॉट अपॉन P। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और यहाँ पे P नॉट क्या है, P नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और P क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनको रखेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाई P नॉट अपॉन P आया तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है भाई, इनिशियली ज़्यादा कंसंट्रेशन रही होगी, फाइनली कम कंसंट्रेशन रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आ रहा है तो log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, K इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, 2.303 T और log P नॉट अपॉन P, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। उसके साथ साथ आता है यहीं पे हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ। देखो मैं ग्राफ यहाँ पे डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि ग्राफ का ऑल ग्राफ इन वन शॉट एक मैं लेके आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट इस संडे को, ठीक, तब हम पढ़ेंगे वहाँ पे सारे ग्राफ्स। अभी हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ अगर इसकी कैलकुलेट करनी हो तो हाफ लाइफ क्या होती है भाई, हाफ लाइफ होती है कि आधा, जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हो तो यहाँ पे हाफ लाइफ जो आती है T इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो होती है वो T इज इक्वल टू होती है 2.303, ठीक है, मल्टीप्लाई log 2 अपॉन के, दैट इज, इसका पूरा याद करना चाहिए तो सीधे याद करिए 0.6 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, यही आता है। यानी कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, क्या है। आप कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो हमेशा उसका टाइम, ठीक है, उसके रेट कांस्टेंट पे केवल डिपेंड करेगा, जो भी रेट कांस्टेंट होगा उसी हिसाब से। यानी अगर आपने इनिशियली 1 किलो लिया है तब भी उसका हाफ लाइफ सेम टाइम पे आएगा। अगर उसी रिएक्शन का आपने 4 किलो ले लिया है तब भी हाफ लाइफ वो उतने ही टाइम में अटेन करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन सेम है तो ऑब्वियस ही बात है रेट कांस्टेंट सेम होगा ना, समझ में आया। अगर यहीं इसी जगह जब हम किसकी हाफ लाइफ की बात करते हैं, यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाता है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, A नॉट अपॉन 2K, ठीक है, A नॉट अपॉन 2K ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर बन रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ T हाफ जो है, ठीक है, पीछे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो हाफ लाइफ बहुत देर में मिलेगी, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन कम ले रहे हो तो हाफ लाइफ बहुत जल्दी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ, ठीक है,
ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कहाँ गई भाई? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ लिखे थे ना अभी। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, हाँ ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ, ठीक है, सेकंड ऑर्डर, ये हाफ लाइफ समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हमने बताया था। वैसे सेकंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका फॉर्मूला बनता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो बनता है वो बनता है 1/, पूरा इक्वेशन पूरा डेरिवेशन करके दिखाए हुए हैं। ठीक है, जाके बस आपको देखना है अच्छे से। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है कोई भी चैप्टर इन तीनों में से, तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आइएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इसीलिए बचा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के केवल फॉर्मूला बेस्ड पे चले जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और वहाँ पे फिर आपको डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेशन लाइए, डीमोटिवेशन मत लाइए। अभी एग्जाम टाइम, ठीक है, बहुत नज़दीक है आपके। तो 1/p इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 1/p माइनस 1/p0, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है KT। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, यूज होता है यहाँ पे। ठीक, समझ में? ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब यहीं पे हाफ लाइफ अगर लानी है तो T हाफ कर लो। ठीक है, T हाफ कर लो, और T हाफ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये P0/2 यानी 2/P0 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2/P0, 2 - 1 हुआ, 1/P0 और यहाँ पे आ जाएगा K। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है, यानी T हाफ इज इक्वल टू फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1/Kp0 आया। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है किसका, हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ये है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये है। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, बस याद रखने हैं आपको। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है nth ऑर्डर। nth ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं आप? तो nth ऑर्डर लिखने के लिए बस सिंपल सा करना है, 1/n-1 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद 1/p टू द पावर n-1 माइनस p0 टू द पावर n-1। ठीक है, और n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे रख देना है KT। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, ये फॉर्मूला, ये P0 है, ये फॉर्मूला हो जाता है nth ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है तो बस n की वैल्यू रख दीजिए। मान लो 4th ऑर्डर का निकालना है तो 5 रखोगे। ठीक है, 5 रख के यहाँ पे क्या कर देना है, n की वैल्यू, n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर का फॉर्मूला क्या निकाल रहा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो रख दीजिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपको मिल जाएगा पूरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। बस देख लीजिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों का इस जनरल फॉर्मूला से मैच नहीं करता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, लेकिन फर्स्ट सेकंड ऑर्डर से आगे जितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएंगे उन सभी पे ये जनरल फॉर्मूला लागू होगा। समझ में? क्लियर हुई? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है ना भाई? P0 क्या है? P0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, और P क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, याद रहेगा ना कि क्या है, R रेट कांस्टेंट, और T क्या है, टाइम। T टेम्परेचर वहाँ नहीं है, T टाइम है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आते हैं अरीनियस इक्वेशन। अरीनियस इक्वेशन यानी टेम्परेचर डिपेंडेंसी भाई। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी था। अब आते हैं अरीनियस इक्वेशन। अरीनियस इक्वेशन कहता है कि K इज इक्वल टू A डॉट e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, EA क्या है यहाँ पे, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, R क्या है, R है गैस कांस्टेंट, R है गैस कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है भाई, T है टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, और E क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। A क्या है, A को क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं कि नहीं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। उसके साथ साथ इसका और क्या नाम होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर नाम होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, ये भी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रही है? K क्या है, K है गैस रेट कांस्टेंट। K क्या है,
रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। और यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई इसके ये जो इक्वेशन है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दी थी, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करके उन्होंने दिया था, कौन सा ग्राफ था वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ अपॉन RT, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो a आता है, ठीक है, समझ में। और अगर आपको यहीं पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, अगर दो मान लीजिए अलग अलग, पहले तो ये k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, k इज इक्वल टू, भाई हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा ये फॉर्मूला था। अब यहाँ इंटीग्रेशन अगर लगाओगे तो पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा k इज इक्वल टू ln k इज इक्वल टू ln या log लगा लो, ठीक है, ln k इज इक्वल टू ln a, ठीक है, माइनस EA अपॉन RT, ठीक है, समझ में, EA अपॉन RT ये बन जाता है। या फिर अगर log के टर्म में लिखोगे तो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है फॉर फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको रेट कांस्टेंट, अगर आपको A पता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पता है, R पता है और टाइम पता है, टेम्परेचर पता है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन यहीं पे आती है, कंडीशन जिस कंडीशन में ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर कुछ और था तो उस पर किसी T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा किसी T1 टेम्परेचर पे मान लीजिए रेट कांस्टेंट जो था वो K1 था, और किसी T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर जब आपने बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट अब K2 हो गया, तो K2 कितना होगा ये फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। तो उस केस में एक फॉर्मूला यूज होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या होगा, EA अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है, ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, ये फॉर्मूला बन जाता है तब का जब क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है आपने, और इंक्रीज करने पे आप देखना चाह रहे हैं कि जो K वैल्यू है उसमें कितनी चेंजिंग आई है। तो उस चेंजिंग को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 RT 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है हमेशा, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो तीन इक्वेशन इस स्लाइड में हमने पढ़ा, एक ln इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, दूसरा ये ln का मतलब क्या था, बेस E था, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, यहाँ पे बेस 10 है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर T1 है और उस टाइम पे रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला log K2 अपॉन NCERT में सब दिया हुआ है और मैंने सॉल्व भी करवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन का एक पूरा पार्ट पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए उस चैप्टर को, उस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्या क्या वहाँ पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ मैं फॉर्मूला ही केवल बता रहा हूँ, समझ में क्लियर हुई। आगे बढ़े नेक्स्ट। तो अब ये अरेनियस इक्वेशन पूरा कंप्लीट हुआ, अब इसके आगे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूले होते हैं समाप्त, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, हमारा अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब जितने ये फॉर्मूला मैंने बताया, ये पूरी स्लाइड जो मैंने जितनी भी लिखी हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, ये सब पूरी स्लाइड्स मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। आपको अगर ये, ठीक है, ये वीडियोस देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम थोड़े से भी एक दो फॉर्मूले में हुआ है तो फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए आप फिर से वीडियो देखिए, उसके साथ साथ स्लाइड्स को हम डाउनलोड कर लीजिए, एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री चैनल नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको ये पूरा स्लाइड मिल जाएगा, सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उन फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। बाकी बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में बिलीव रखिए, आप बेहतर हैं और आप कुछ करके दिखाने वाले हैं, बस आपको लगे रहना है। बाकी ठीक है, उन पे छोड़ दीजिए, वो आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है, समझ में आए। तो
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।